और जैसे कि मैंने कही थी कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी यूपी जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 के मेंस के पेपर पे भी कुछ वीडियोस आएंगी। कि फर्स्ट वीडियो हमारा जो है लोकल लॉ पे कंसंट्रेटेड था कि हाउ टू आंसर द लोकल लॉज सब्जेक्ट्स इन द मेंस आंसर। सेकेंड वीडियो इज बेस्ड ऑन ओनली द पेपर ऑफ लैंग्वेज। यूपी जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन का जो फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर सेकेंड और थर्ड पेपर है वो है लैंग्वेज का आफ्टर द जनरल नॉलेज। पहले जब 2018 के पहले जो लैंग्वेज का पेपर था वो एक ही पेपर हुआ करता था इंग्लिश लैंग्वेज में 200 नंबर हुआ करता था। बट जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि इस बार सिलेबस अपडेट हुआ है तो लैंग्वेज को भी अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज पेपर इसके पहले 200 का हुआ करता था वो 200 का ही है, बट दो पेपर बांट दिया गया। एक 100 नंबर की हिंदी कर दी गई, 100 नंबर की अंग्रेजी कर दी गई। अब 200 मार्क्स स्कोर करना मेंस के एग्जामिनेशन में 200 मार्क्स मैक्सिमम है। स्कोर कितना होता है अंदर मैटर है, लेकिन जज बनने की राह में बहुत ही निर्णायक नंबर होता है, बहुत ही क्रूशियल नंबर होता है लैंग्वेज का। क्योंकि लॉ प्रोफेशनल से आने के बाद जो है सभी लोग लैंग्वेज सभी पढ़े होते हैं, सबका फोकस लॉ पे होता है और नंबर सबके लिए उतने हैं 200 मार्क्स 200 मार्क्स 200 मार्क्स। तो लैंग्वेज का जो 200 मार्क्स है उसको कैसे प्लानिंग करके डिलीवर करना है ये थोड़ा सा हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूपी की जुडिशरी में शामिल है, उसमें 3 ही पैटर्न हैं दोनों लैंग्वेज पेपर में, ठीक है। उसमें आपका 50 मार्क्स का एसे है, 30 मार्क्स का प्रेसी राइटिंग है और 20 मार्क्स का ट्रांसलेशन है। इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन होगी, हिंदी लैंग्वेज में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो जब भी किसी हम लैंग्वेज की बात करते हैं वो भी मेंस एग्जामिनेशन लेवल, तो हमें लैंग्वेज की पहले रिक्वायरमेंट समझनी है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द लैंग्वेज पेपर? We are appearing in the judicial examination, then we have to consider what is the need of the language paper in the judicial examination, and what is the purpose behind it to take the paper of language or the judicial aspirant। ये चीज़ पहले हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं बुक पढ़ी है इससे किताब ढूंढ लो, इससे पढ़ लो। इस आज तक कोई ऐसा बुक बनी नहीं मार्केट में जो किसी इसे के सिलेबस को कवर करती है या प्रेसी राइटिंग सिलेबस को कवर करती है, नेवर। या कोई ट्रांसलेशन के सिलेबस को कवर करते हैं। आप जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो पहले हम ये समझते हैं कि जो मैंने तीनों कंटेंट बताया है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट का फर्क है, डिमांड वही है दोनों में लैंग्वेज की। हिंदी इसलिए कर दिया गया क्योंकि यूपी जुडिशियल एग्जामिनेशन है, आपको पता है कि यूपी हिंदी भाषी राज्य है, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाके काम करना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, इवन काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स ये सब हिंदी में ही प्रिपेयर होते हैं। तो दे आर गोइंग टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ द हिंदी लैंग्वेज आल्सो। तो अब ये पैटर्न जुडिशियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये गवर्नमेंट का डिसीजन होता है लेने का, बिकॉज दे आर द पॉलिसी मेकर। रियलिटी ये है कि हम फेस करने जा रहे हैं राइट नाउ। हमारे पास स्ट्रेटजी क्या है, बेस्ट आंसर डिलीवर करने का उस पेपर में, ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकें और लैंग्वेज में अच्छा मार्क स्कोर किया जा सकता है। मेरा जो खुद का अपना एक्सपीरियंस है, मेरा जो 2018 में जो बैठा था मैं, तो मेरा 145 मार्क्स के आसपास था, इसके प्लस ही था शायद। मेरा मैक्सिमम मार्क्स लैंग्वेज में ही था, तब दो इंग्लिश की लैंग्वेज हुआ करती थी 200 नंबर का। तो वो अपनी जगह है, क्या मार्क्स था क्या नहीं था, बट इतना मुझे आइडिया लगा कि हाँ अच्छा नंबर स्कोर किया सकता है। और जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में एवरेज में अगर आप 100 मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में स्कोर कर रहे हो तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है, यानी कि आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है फाइनल सीट सिक्योर करने में। तो रिक्वायरमेंट ये है कि लैंग्वेज पेपर से, प्रेसी राइटिंग से और क्या कहते हैं एसे राइटिंग से आपकी वो क्या आपसे जानना चाहता है। सबसे पहले तो आपकी वो किसी भी टॉपिक पे आपकी लैंग्वेज चेक कर रहा है, लैंग्वेज में आपकी ग्रामर चेक कर रहा है, आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग चेक कर रहा है, आपकी वोकैबुलरी चेक कर रहा है और आपके थॉट प्रोसेस को चेक कर रहा है पहली बार। So if anybody is seeking the content for the pressy writing and the essay in here and there, they are wasting their time। essay का, pressy writing का ट्रांसलेशन कोई भी टॉपिक या कोई सिलेबस नहीं है। जो आज तक आपने सीखी है, जिस फील्ड में आप काम कर के लिए जा रहे हो,
वही सारे टॉपिक्स है। ऐसे राइटिंग में 4 या 5 ऐसा राइटिंग दे के 2 लिखवा लिया, 1 लिखवा लिया। अब की फर्स्ट टाइम अपडेटेड हो रहा है, कितना लिखवाते हैं डजेंट मैटर, बट लिखवाएगा ना। तो जुडिशरी में टॉपिक पे आके आपको जुडिशियल सर्विसेज से जुड़े हुए टॉपिक से इसे लिखवाएगा। सोशल रिलेवेंस पे टॉपिक पूछ सकता है, भारत की किसी सोशल इश्यूज से टॉपिक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, या किसी जुडिशियल डिसीजन से जुड़े हुए पब्लिक सोशो इकोनॉमिक इशू से जुड़े हुए टॉपिक से इसे लिखवा सकता है आपसे। उसी तरह से प्रेसिड राइटिंग, तो प्रेसिड राइटिंग सबसे ईजी होता है। प्रेसिड राइटिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना होता, वहाँ पे आपके पास ग्रामर ठीक होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस फ्रेम कैसे करना है और किसी थॉट प्रोसेस को कम से कम शब्दों में कैसे एक्सप्रेस करना है। पहले हम प्रेसिड राइटिंग से शुरू करेंगे जो 30 मार्क्स का है। आपको पता है प्रेसिड राइटिंग में क्या करना होता है। एक आपको पैराग्राफ लिख के देगा, कोई स्टोरी होगी या किसी इशूज पे लिखा होगा। जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर ये हम लीगल फील्ड को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो लीगल फील्ड से ही जुड़ी हुई कोई पैराग्राफ होती है। अब उसमें कहेंगे कि 1/3 आपको 1/3 टाइम उसको कम करके आपने ना तो आपको आइडिया जोड़ने हैं, ना थॉट जोड़ने हैं, ना बाहर तो कोई उसमें थॉट जोड़नी है, ना कोई स्टोरी जोड़नी है। जो कंटेंट्स उस फुल पैराग्राफ में दिया हुआ है उसका 1/3 टाइम कम करके आपको वर्ड गिनने होंगे। टोटल कितना पैराग्राफ का वर्ड्स होता है उसको गिनने के बाद ये सारे काम आपको रफली पहले ही करना है, लिखने के बाद नहीं करना है। प्रेसिड राइटिंग में पहले आप टोटल वर्ड्स काउंट कीजिए कितना लिखा हुआ है, उसके बाद उस वर्ड्स को काउंट करने के बाद आप 1/3 टाइम निकालिए कितने वर्ड 1/3 टाइम बन रहा है इसका टोटल वर्ड्स का। अब आपका जो आंसर है उतने ही वर्ड्स में रहना चाहिए जितना 1/3 टाइम वर्ड बन रहा है टोटल वर्ड्स का। अब आप पहले स्टोरी को पढ़ोगे, समझोगे, फिर उस स्टोरी में बिना कोई चेंज किए, बिना कोई अपनी आइडियोलॉजी रखे हुए, क्योंकि अगर आपने प्रेसिस अपनी आइडियोलॉजी से स्टोरी में रखी या बहुत ज़्यादा ज्ञानी होने के आप वहाँ आपको दिमाग में आया ज्ञानी बन जाए और अपने विचार इस पर थोप दे, तो वहीं आपका आंसर खत्म हो गया। आपको लिटरली सिंगल वर्ड अपनी थॉट प्रेसिस राइटिंग नहीं लिखना है। आपको अपनी थॉट लिखने का मौका देगा ना, वो हिस्से में देगा, लेकिन प्रेसिस राइटिंग में नहीं है। प्रेसिड राइटिंग में जितना वो पैराग्राफ दिया है उसके मैसेज को आपको 1/3 वर्ड में कन्वर्ट करना है। अब पूछोगे यार ये क्या है, इससे क्या ये क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं कि एक जो है मान लो 600 की वो क्या कहते हैं एक उन्होंने पैराग्राफ दे दिया 600 वर्ड्स की, फिर कह रहे हैं कि भाई 1/3 टाइम इसका 200 वर्ड्स में इसको आप इसके मैसेज को 200 में ही समेट दो। ये कैसा? बिल्कुल इससे आपकी ये एबिलिटी चेक करना चाहता है कि आप मैक्सिमम चीज को कम से कम शब्दों में कैसे आप ऑथर कर सकते हो। व्हाट इज योर कैपेबिलिटी, व्हाट इज योर कॉम्पिटेंसी टू जज द एनी मैसेज, एनी स्टोरी एंड हाउ टू रिड्यूस डाउन द वर्ड्स विद इन द सेम मैसेज। ये कंटेंट हमें समझना है, ये रिक्वायरमेंट है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर रिक्वायरमेंट बताने आया हूँ, काम कैसे आपको करना है ये भी बताने आया हूँ। बाकी डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस कैसे है इस टॉपिक्स पे। तो मैंने जैसे कहा ये कुछ एग्जाम हॉल में सबसे पहला काम होता है कि आप रफली जाके वर्ड्स काउंटिंग काम करें। पहली बात तो 2 बार 3 बार, क्योंकि लैंग्वेज में अच्छा खासा टाइम होता है, टाइम को आपको कमी नहीं मिलेगी। ढंग से पढ़िए, चूंकि जब आप फेयर लिखने चलें तो उसमें ज्यादा कट फिट ना हो या मिस राइटिंग ना हो, बहुत ही एग्जैक्टली खूबसूरत तरीके से लिखें। इसके लिए जरूरत है कि आप 2-3 बार पहले पैसेज के जब तक आप पैसेज के मैसेज को नहीं समझ पाएंगे तो समझ लीजिए कि आप उसको 1/3 टाइम में उस वर्ड्स को ढंग से कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो जो बेहतर किया होगा उससे ज्यादा नंबर गेन नहीं कर पाएंगे। हमारा यहाँ पे लड़ाई, आंसर को याद रखिएगा, पूरे मेंस राइटिंग में आपकी कंपटीशन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में नहीं है कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बल्कि आप क्वेश्चन को कितना स्मार्ट तरीके से लिख रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, ताकि आपको स्मार्टली नंबर मिल सके, ताकि आप फाइनल में जगह बना सके। ये मैटर है आपको। आप इस बात में खुश नहीं होना, हमें आंसर आ रहा था, हमने अटेम्प्ट कर दिया, आई एम गोइंग टू क्वालिफाई। तो भाई 10 टाइम्स लोग मीन्स लिख रहे हैं, 10 टाइम्स लोग प्रेसिड राइटिंग लिखेंगे, 10 टाइम्स लोग इससे लिखेंगे। आपको क्यों 3rd टाइम एंट्री देगा वो इंटरव्यू के लिए? इसमें से 7 टाइम लोग बाहर जाएंगे, 3 टाइम्स के लोग अंदर जाएंगे, तो आपको क्यों जगह देगा? तो डेफिनेट सी बात है, आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी बातें रखनी है, तभी आपको वो 3 टाइम में बुलाएगा।
तो चलो प्रेसी राइटिंग की बात हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जितनी आपकी मेंटल कैपेसिटी है मैसेज को समझने की, पहले उसके मैसेज को, होल मैसेज को समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। फिर उसको आप 2/3 वर्ड में उसको, उस मैसेज को बिना अपनी आइडियोलॉजी उसमें डाले, उसके ही मैसेज को उसको ही शब्दों में। तो इसका खेल क्या है, टोटली आपकी वो सेंटेंस फ्रेमिंग, ग्रामर, ऑथरिंग, बिकॉज वो आपको जज बनाने जा रहे हैं। आपकी ऑथरिंग पावर तो चेक करेंगे ना कि आप ऑथर कैसे करोगे, चीजों को लिखोगे कैसे, आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे होगी, आपकी ग्रामर कैसी होगी, जानेगा ना ये बात। तो डिफरेंट सी बात है, यही टेस्ट कर रहा है आपकी ऑथरिंग पावर चेक कर रहा है, आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर चेक कर रहा है, सेंटेंस फ्रेमिंग चेक कर रहा है प्रेसी राइटिंग में। इस रिक्वायरमेंट के आसपास जाके आप काम कर सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं बिल्कुल उस पर काम करूंगा, हो सकता है मैं उस बात पर। अब सेकेंडली आते हैं हम लोग एसे राइटिंग। एसे राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को हम लोग बहुत पहले से, यानी बचपन से हमें ऐसे के रूप में लिखाया जाता है। जब हम एकेडमिक पढ़ते हैं, पहले शुरुआत हम लोग माई स्कूल से करते हैं, फिर द काऊ, फिर माई फादर, माई मदर, इस तरह से हम लोग बचपन में शुरुआत करते हैं ऐसे राइटिंग से। बट जो एकेडमिक की ऐसे राइटिंग है और जो हम कंपटीशन में ऐसे राइटिंग देने जा रहे हैं, लिखते हैं, उन दोनों में डिफरेंस होता है। जो एकेडमिक में हम लिखते हैं उसमें एक लिमिटेड दायरा होता है ऐसे का, लिमिटेड टॉपिक होते हैं और उसको हम कहीं से भी पढ़ के अपने थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे एक ऐसा टॉपिक होता है जहां पे वो किसी भी एस्पिरेंट के थॉट प्रोसेस को उस टॉपिक पे जानना चाहता है कि ये किसी चीज को एक्सप्रेस कैसे करता है। तो इस हिस्से से जुडिशरी में आपसे जानना क्या चाह रहा है, पहली बात तो आपके एक्सप्रेशन जानना चाह रहा है वो, कि आप चीजों को एक्सप्रेस कैसे करते हो। क्योंकि यहाँ पे तो कोई टॉपिक है नहीं कि आपको लॉ से टॉपिक पूछ रहा है, आपने रटा हुआ है, मॉडल पूछ रहा है, बस सीपीसी से आपसे रेस जडिकाटा लिखा रहा है, एडमिशन लिखा रहा है, कुछ भी लिखा रहा है, या तो प्री डिफाइंड है ही नहीं ना। ऑटोमेटिक आपके सामने एक टॉपिक होगा, आपको भी आइडिया नहीं कौन सा टॉपिक होगा। एटलीस्ट लॉ में आपको पता है कि इससे बाहर नहीं पूछेगा, आप वही पढ़ोगे। ऐसे में कोई दायरा नहीं क्या पूछ लेगा। एलजीबीटी कम्युनिटी से क्वेश्चन उठा के पूछ ले, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस से क्वेश्चन पूछ ले, जेंडर इक्वालिटी पे टॉपिक से आपसे लिखवा ले, या विमेन एम्पावरमेंट पे कुछ लिखवा ले। तो पहली बात तो एसे राइटिंग से 2 चीजें आपसे जानना चाहता है। पहली बात तो योर एक्सप्रेशन, दूसरी चीज आपकी वोकैबुलरी, तीसरी चीज आपकी ग्रामर। ये 3 चीज का कॉम्बिनेशन है जो इससे से आपसे जानना चाहता है। ये तीनों चीजें आपकी है नहीं, इससे पता चल जाता है किसी भी एस्पिरेंट का थॉट प्रोसेस कितना अच्छा है, कितनी अच्छी चीजों से उसने इस टॉपिक पर डिसाइड किया है। और साथ साथ ये भी देखते हैं कि क्या इस एसे राइटिंग में, जैसे कि अगर कोई टॉपिक प्री डिफाइंड नहीं है या उसकी आज तक कोई बुक बनी नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है वो यही समझता है कि ये सारी वर्डिंग ये एस्पिरेंट की है। ये भी बात याद रखिएगा कि आपको ऐसे राइटिंग में जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं उस टॉपिक पे 2 ही चीजें देनी होती हैं। एक, जो टॉपिक पूछा है उसका रिलेशन कहां से है, उससे जुड़ी हुई फैक्चुअल डाटा की इंफॉर्मेशन क्या है। तो जो इंफॉर्मेशन हो तो सबके लिए सेम होगी उस टॉपिक पे जो भी लिख रहा है। विमेन एम्पावरमेंट पे कोई अगर इसे लिखवा रहा है तो विमेन एम्पावरमेंट पे जो चीजें फैक्चुअल डाटा बन चुकी हैं बाय द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, बाय द इनिशिएटिव ऑफ द पॉलिसी, उसको तो हर बच्चा, हर स्टूडेंट अपने कॉपी में लिखेगा। लेकिन उससे इससे आंसर, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि इतने टॉपिक्स हैं कि एग्जांपल सबका नहीं दे सकता, लेकिन ये चीज आपको सब में कन्वर्ट करनी है। लेकिन अगर इससे राइटिंग में ये एक इंफॉर्मेशन डाटा ही लिख के हम अगर अपना इसे कंप्लीट करेंगे तो डेफिनेटली ये इनकम्प्लीट ऐसे होगा। आपको इंफॉर्मेशन डाटा देने के बाद आपकी उस टॉपिक पे व्यक्तिगत राय क्या है, व्यक्तिगत ओपिनियन क्या है, आप क्या समझते हो, व्हाट इज योर ओपिनियन, ये चीज हमेशा मेंशन करना ना भूलें। ऐसे में हमेशा वर्डिंग लिखें, बट इट्स माय ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी, ये वर्डिंग डालें ऐसे राइटिंग में, या किसी भी आंसर राइटिंग जहां पे आप लिख रहे हो, जहां पे वो आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी व्यूज जानना चाह रहा है, तो हमेशा डालिए उसमें कि इन माय ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, इस तरह की वर्डिंग यूज करिए। तब एग्जामिनर को लगेगा भाई ये इसके एक्सप्रेशन है, इसकी थॉट्स है, इसकी आइडियाज है। तब वो आपके आंसर पे ऑथेंटिसिटी ज्यादा देगा और आपको प्रायोरिटी देगा अदर देन बच्चों से। लेकिन आप एक फैक्चुअल डाटा ही किसी भी टॉपिक पे उसको इन्फॉर्म करके लिखेंगे तो आपने नया क्या दिया। तो सबको पता है विमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या लेजिस्लेशन हुआ है, कौन कौन सी पॉलिसी चल रही है। आप क्या समझते हो विमेन एम्पावरमेंट प्रॉब्लम क्या है, आने वाली समस्याएं और क्या है, रनिंग प्रॉब्लम्स क्या है, उनको दूर कैसे किया जा सकता है, ये सारी बातें हम रख सकते हैं।
तो इससे का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया कि इससे इज द मैटर ऑफ द योर थॉट प्रोसेस, योर आइडियाज, योर आर्टिकुलेशन ऑफ योर व्यूज और योर ग्रामर और योर टर्म्स एंड वोकैबुलरी। ये इतनी चीजों पे आपको काम करना है। सेंटेंस फ्रेमिंग दमदार है कि नहीं है, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपकी लैंग्वेज कैसी है, लैंग्वेज आपकी रिजिड है, क्या आप ऐसी लैंग्वेज में समझा रहे, कोई नॉर्मल व्यक्ति भी आपकी उस मैसेज को समझ सकता है जो आप इससे में समझाना चाह रहे हो। हमें ऐसे भी लैंग्वेज यूज नहीं कर रही है कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड यूज कर देने हैं कि एग्जामिनर कोई समझ में ना आए। हमें वो कॉमन वर्डिंग यूज करनी है जो आम बोलचाल भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। हमें बहुत रिजिड लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए ऐसे में। क्लियर? तो ये हो गई आपकी इसे की बात। 3 ही टॉपिक हैं लैंग्वेज में यूपी जुडिशल सर्विस में। तीसरा टॉपिक आपका है ट्रांसलेशन, जो कि हम लोग करते आते हैं, हिंदी इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश। यहाँ पे आपको दोनों है, हिंदी से इंग्लिश में भी करना है, इंग्लिश हिंदी, दोनों अलग अलग पेपर है। तो भाई ग्रामर का तो ट्रांसलेशन का सिंपल सा रूम है। अगर आप इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हो तो मुझे लगता है बहुत आसान होता है। बस थोड़ा सा आपको ग्रामर का बेसिक रूल पता हो कि पास्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, वर्ब्स क्या होती हैं, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, तब आप उन चीजों को अच्छे से रख पाओगे। अब वोकैबुलरी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। इसमें तो कोई हार्श, फास्ट एंड हार्ड कोई रूल है नहीं ग्रामर ट्रांसलेशन का। वो कौन से टॉपिक पे आपसे ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश करवा रहा है, इंग्लिश इंग्लिश करवा रहा है, ये टोटली मैटर ऑफ ग्रामर कि आपको बेसिक ट्रांसलेशन आते हैं नहीं है, कौन से टेंस में बात रखनी है, कौन से टेंस बात नहीं रखनी है, क्या वो बात जो ट्रांसलेशन दी गई है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है। जिस भी वो हर प्रकार की स्टेटमेंट या सेंटेंस रखेगा आपको चेक करने के लिए कि आपको बेसिक ग्रामर रूल आते हैं सेंटेंस को रखने के लिए कि नहीं आते। ये मैं यहाँ पे याद रखिएगा कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों, हमने इससे प्रेसिड राइटिंग सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले को बात नहीं की, यही सेम चीज दोनों में लागू होती है। सारांश हम लोग उसमें कहते हैं, पैसेज कहते हैं हिंदी इंग्लिश में। और अब रही बात कि कौन से मीडियम को इसमें ज्यादा फायदा होने वाला है, तो डेफिनेट सी बात है, अभी तक ये आरोप होता था कि इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा फायदा होता है लैंग्वेज में, हिंदी मीडियम वालों की इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। डेफिनेट सी बात होती होगी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को नुकसान होता होगा, खास इंग्लिश मीडियम वाले भाई ठीक ठाक बच्चे होते हैं। अब तो किसी के पास शिकायत नहीं है कौन ज्यादा अच्छा कर रहा है, कौन, चूंकि 100 नंबर हिंदी मीडियम वाले के पास है, 100 नंबर इंग्लिश मीडियम वाले के पास है। जिसकी बहुत अच्छी अंग्रेजी है, जो हिंदी कभी नहीं पढ़ा, उसको हिंदी में प्रॉब्लम होगी, और जो हिंदी कर रहा है उसको इंग्लिश डेफिनेट प्रॉब्लम हो रही थी, अभी भी होगी। तो एक बैलेंस वाला पेपर है। अब किसी के पास ब्लेम करने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं बचा हुआ है कि हिंदी वाले मार खा जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में, इंग्लिश वाले मार खाते हैं। अब दोनों को बैलेंस पेपर है, 100 मार्क्स डिवाइड हो गया है। आपको एफर्ट करने हैं और याद रखिएगा कि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। इवन इतना आप लॉ में भी, जितना हम लोग लॉ में मेहनत करते हैं ना पढ़ने के लिए, एलएलबी से शुरू करते हैं, फिर एस्पिरेंट के रूम पढ़ते हैं, फिर अभी भी आप अपना शेड्यूल चेक करो, जब से आपका मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, जब से आपने मेंस की पढ़ाई स्टडी शेड्यूल की है, तो आपको आप जाके पीछे देखो कि आपने अपना मेजॉरिटी टाइम लॉ में दिया होगा पढ़ने में। 3 पेपर लॉ के हैं, ठीक है, 600 नंबर लॉ के हैं, 400 नंबर 200 नंबर जीएस के, 200 नंबर लैंग्वेज के हैं। तो मेजॉरिटी टाइम आपने लॉ में दिया होगा, जो कि आप काफी समय से पढ़ रहे हैं। 3 साल एलएलबी में पढ़ते हैं, उसके बाद जितने साल से आप एस्पिरेंट रहे हो, उसके बाद अभी मेंस की तैयारी 3-4 महीने प्रीलिम क्वालिफाई हुआ पढ़ ही रहे हो। और लैंग्वेज हम कितना काम धन पाते हैं, अगर हम 400 नंबर जो हमारा ये 200 नंबर का जीएस है और 200 नंबर का आपका लैंग्वेज है, इसमें से हम लोग टारगेट कर लें 400 नंबर में 200 नंबर, 250 नंबर, 200 नंबर खींच लें, ठीक है। अगर 200 नंबर भी खींच लेते हैं तो बहुत अच्छी स्कोरिंग है। 250 हो जाए, 230 हो जाए, 240 हो जाए तो बेस्ट स्कोरिंग है। अगर आप 400 में 250 स्कोर कर लेते हो, बहुत बेस्ट स्कोर है समझ लीजिए। फिर बचा आपका 600, जिस पे आपने बहुत काम किया है, वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना नंबर स्कोर करते हो। जीएस का जो पेपर है वो सबके लिए सेम है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन को स्किप करने का। शुरू से अंत तक आपको सारे ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं, और कोई उसका कुछ पता नहीं कहाँ से आएगा। लॉ तो बहुत आसान होता है भाई, कहाँ से आ रहा है सबको पता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कितने टॉपिक हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, कहाँ से पूछेगा एविडेंस एक्ट में, गिन चुन के तो प्रोविजन है इंडियन एविडेंस एक्ट में या लॉ में, जितने भी टॉपिक्स हैं सबके गिने चुने प्रोविजन है। सिर्फ 1-2 ऐसे पेपर है जिनका कोई अता जाता नहीं होता है कहाँ से पूछेगा। फर्स्ट जीके, सेकंड अब की बार एक टॉपिक और जुड़ गया है, सोशल रिलेवेंस जुड़ गया है, तो उसमें सारे माइनर एक्ट उसकी मैं अलग से बात करूंगा जीके की। आज मैं लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, तो लैंग्वेज की बात करूंगा। तो लैंग्वेज में यही हो गया आपका। प्रेसिड राइटिंग पे मैंने आपको बताई कैसे आपको काम करनी है।
और ऐसे राइटिंग में भी मैंने आपको बताया कैसे काम करना है, और साथ साथ आपको ट्रांसलेशन में कोई ट्रिक नहीं है। आपको ग्रामर आती है, आपके ऊपर कैलकुलेट ठीक है, तभी आप ट्रांसलेशन कर पाओगे। आपको सेंटेंस फ्रेमिंग करना, तो सबसे बड़ा चीज है सेंटेंस फ्रेमिंग, जो आपको तीनों जगह कॉमन मिल रहा है। प्रेसी राइटिंग में भी सेंटेंस फ्रेमिंग आपकी देखी जाती है, ऐसे राइटिंग में आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग देखी जाएगी, साथ साथ में आपका ट्रांसलेशन में सेंटेंस फ्रेमिंग। सेंटेंस फ्रेमिंग में 2-4 फैक्टर हैं जो आप जाके देख लो। अगर आपको सेंटेंस फ्रेमिंग ठीक करनी है तो 2-4 चीजें आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे फ्रेमिंग। पहली चीज कंजक्शन, कंजक्शन कौन कौन वर्ड्स हैं, कब कब वो यूज किए जा सकते हैं। दूसरी चीज आपको जाके पार्टिसिपल्स देखनी है, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीनों पार्टिसिपल्स आपको देखने हैं कि इनका रोल क्या है सेंटेंस फ्रेमिंग में। तब जाके आपकी जो फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस की कहानी है खत्म हो जाएगी। ये आपको प्रेसी राइटिंग में भी काम देगा, ये आपको इससे में भी काम देगा, और ये आपको ट्रांसलेशन में काम देगा। तो जो ऑल ओवर सिनारियो है लैंग्वेज पेपर का यही है कि डेफिनेटली आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है, टॉपिक्स पे ट्रांसलेशन करने की जरूरत है कि रोज आप एक ट्रांसलेशन कोई भी टॉपिक उठा करो। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ज़्यादातर लीगल इश्यूज से जुड़े हुए टॉपिक्स को आप ट्रांसलेट करिए, उनकी वोकैबुलरी को जाके देखिए, जो खास करके साल भर के अंदर करंट इश्यूज में रहे हों, चर्चा के विषय बने रहे हों नेशनल लेवल पे, चाहे वो न्यूज पेपर के माध्यम से, चाहे सोशल कॉन्शियस के विषय की चर्चा के विषय बने रहे हों। तो ये सारी चीज़ें आपको जाके फोकस करनी है, तो समझिए कि आपका डेफिनेटली से इसमें अच्छा मार्क्स स्कोर हो जाएगा। और बाकी जो और सारे पेपर हैं उसकी अलग अलग वीडियो चलाऊंगा। इसके बाद में जीके के पेपर पे थोड़ा एनालिसिस लेकर आऊंगा कि आपको जीके के, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लान बताने के लिए कोई ज़्यादा समय आपके पास भी नहीं बचा हुआ है। मेरा क्या है, मेरा तो कोई एग्जाम है नहीं, एक तरह आप लोगों को देने हैं, तो कम समय में मैं सिर्फ यही बताने आ रहा हूँ कि आपको स्ट्रेटजी डिलीवरी की क्या होनी चाहिए। जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं या जो भी नहीं पढ़ी हैं, और आप जाके स्टडी में कैसे उसको विजिट कर सकते हो, ये चीज़ आप देख के ही चीज़ों को डिलीवर करना है। बाकी मैंने जैसे बताया है, मैं करंट अफेयर्स की करंट इश्यूज जो होते हैं वो मैं लेकर आपके सामने आऊँगा, जो कि जीके का आपका एक पार्ट भी है। करंट इश्यूज साथ साथ में टर्म जुड़ा हुआ है सोशल रिलेवेंस, तो सोशल रिलेवेंस से जुड़े हुए जो करंट इश्यूज हैं वो लेकर मैं नेक्स्ट वीडियोस में आऊँगा, और आपके मैं उस करंट इश्यूज की चर्चा भी करूँगा, क्या उस पर क्या चर्चाएं हो सकती हैं, कौन से क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना। लैंग्वेज पर आप लोग फोकस करिए। लैंग्वेज पेपर के लिए आपको बहुत सारी मेरी तरफ से एफर्टफुल शुभकामनाएं कि आप बेहतर करेंगे एग्जाम में और बेहतर मार्क्स लाएंगे। थैंक यू।